अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो विल बिगिन विद द ब्रेस्ट सर्जरी। और ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर जो टॉपिक्स मेनली डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ सर्जिकल एनाटमी ऑफ ब्रेस्ट, देन ट्रिपल असेसमेंट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और ट्रिपल असेसमेंट बेसिकली ये होती है कि आपके पास कोई भी पेशेंट ब्रेस्ट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आ गया, उसको लम्प फील हो रहा है, कुछ भी है, तो विल परफॉर्म द ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, उसके अंदर पे हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है उसके, और सेकंड पार्ट में रेडियोलॉजिकल होता है, एंड थर्ड पे हिस्टोपैथोलॉजी होता है। ये पूरी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस द ब्रेस्ट कैंसर एंड फाइब्रोएडिनोमा फाइनली। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द सर्जिकल एनाटमी ऑफ ब्रेस्ट। सही है। अब ब्रेस्ट क्या होता है? ब्रेस्ट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये आपको बात सबको पता है। अब जो है ना, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है उसका फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा होता है उसका सपोर्टिव कंपोनेंट। अब आपको इस बात का पता है कि ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है? फंक्शन उसका ये है मिल्क प्रोडक्शन, मेनली तो उसका यही काम है ना कि उसने मिल्क को प्रोड्यूस करना है। तो उसका जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो क्या है? वो उसकी ये देखें, ये जो सारी डक्ट्स, लोब्यूल्स, ये सब डिस्कस करते हैं अभी। तो ये सारे उसका क्या बनाती हैं? फंक्शनल कंपोनेंट। और दूसरा यहाँ पर फैट पड़ा होता है ये दरमियान में ना, ठीक है, फैट के सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, और वो उसका सपोर्टिव कंपोनेंट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। सो ब्रेस्ट के कितने हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन इज़ द फंक्शनल कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज सपोर्टिव। जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको डक्ट्यूल्स, लोब्यूल्स, ये सब चीज़ें कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी ट्यूमर आपके फंक्शनल कंपोनेंट में अराइज करते हैं दे आर मोस्टली मेलिग्नेंट। यानी कि इन डक्ट्स या लोब्यूल्स में जो अराइज करेगा ना, यानी एक ट्यूमर बन रहा है वहाँ पे, यहाँ पर कोई ट्यूमर बन रहा है इधर डक्ट्स के अंदर, ये लोब्यूल के अंदर, तो वो मोस्टली मेलिग्नेंट होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है। जबकि यहाँ फैट के अंदर कोई ट्यूमर बन रहा है ना, तो ज़्यादातर वो बेनाइन ही होता है। सो स्ट्रोमा में जो ब्रेस्ट का ट्यूमर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ मोस्टली बेनाइन। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रोएडिनोमा, वो भी स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है। जबकि जो फंक्शनल कॉम्पोनेंट में डक्ट्स में कोई ट्यूमर बन रहा है, लोब्यूल्स में बन रहा है, वो मेलिग्नेंट होता है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर। सही है। अब इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा इस पर हम टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि आपको इसके अंदर सारी बातें का पता होना चाहिए। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में जो कैंसर की क्लासिफिकेशन है ना, जो हम सब करते हैं, डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन सीटू, इन्वेसिव, तो इस सब के लिए आपको ये वाली डायग्राम का अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्व्यूलर सेल्स हैं। सही है। हम सबसे पहले फंक्शनल कॉम्पोनेंट को डिस्कस करेंगे। स्ट्रोमा की तो आपको समझ आ गई ना कि यहाँ पर बीच में फैट के सेल्स, तो उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब फंक्शनल कॉम्पोनेंट डिस्कस करते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होते हैं एल्वुलर सेल्स। ठीक है, इनकी शेप आप देखो एल्वुलर के सेल्स की तरह, इसलिए हम इनको एल्वुलर सेल्स कहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। एल्वुलर सेल्स बनाते हैं मिल्क, वो ड्रेन होता है यहाँ डक्ट्यूल में, दिस इज नोन एज डक्ट्यूल। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, इसको आप क्या कहते हैं? डक्ट्यूल। तो एल्वुलर सेल से ड्रेनेज हो गई डक्ट्यूल्स में, डक्ट्यूल्स काफ़ी सारी मिलके क्या बनाएंगी? एक डक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये डक्ट्यूल्स मिलके डक्ट बना रही है। डक्ट से आगे जाएगा हमारे मिल्क साइनस में, और आगे बेसिकली बात होती है, अब थोड़ा क्लीन डायग्राम पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड एल्वुलाई, देन डक्ट्यूल्स, ये तीन डक्ट्यूल्स ने मिलके बना दी डक्ट। ठीक है, डक्ट, ये काफ़ी सारी डक्ट्स मिलती हैं और फाइनली क्या बन जाती है? लेक्टिफरस डक्ट। और फिर यहाँ पे डायग्राम इन्होंने शो नहीं किया हुआ। सबसे पहले हमारे पास एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, एल्वुलाई ड्रेन करते हैं डक्ट्यूल्स में, इस तरह की हमारी दो तीन डक्ट्यूल्स आ जाती हैं आपस में, और वो मिला के कहाँ ड्रेन हो रही होती हैं? डक्ट में। अब इस तरह की काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं, वो मिलके एक लेक्टिफरस डक्ट बनाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से एक डक्ट है, यहाँ से एक डक्ट है, यहाँ से एक, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगी? लेक्टिफरस डक्ट। अब लेक्टिफरस डक्ट कहाँ ड्रेन करेगी? लेक्टिफरस साइनस में। और अगर तो फीमेल प्रेग्नेंट है, हार्मोन आपको पता है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, जो सब मेनली ऑक्सीटोसिन जो होता है, जो मिल्क की बाय प्रोलैक्टिन है, तो वो क्या करेगा? वो मिल्क को बाय निपल से निकाल देगा। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, हार्मोनल इतना कंट्रोल नहीं है, तो मोस्टली यहाँ पर केराटिन की लेयर होती है, वहाँ से क्या होगा कि मिल्क फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा और फिर एल्वुलर सेल्स पे जाएगा। तो इस तरह ये प्रोडक्शन और रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है इन द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले पार्ट पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक एल्वुलर सेल है, तीन एल्वुलर सेल है, उनसे मिल कहाँ ड्रेन हो रहे हैं? डक्ट्यूल में। अब ये तीन डक्ट्यूल मिलके बनाएंगी एक डक्ट। तो इस तरह की काफ़ी सारी हमारे पास इस तरह की 1 2 3 4 डक्ट्स मिलके एक लेक्टिफरस, ऑलमोस्ट 15 to 20 इस तरह लेक्टिफरस डक्ट्स बनती हैं। और फिर लेक्टिफरस डक्ट्स बाद में ड्रेन होती हैं साइनस में, और साइनस फाइनली ओपन हो जाता है निपल के अंदर। तो ये तो आपको बात समझ आ गई डक्ट्यूल क्या होता है। ठीक है, डक्ट्यूल की तो आपको पता चल गया ना कि दिस स्मॉलर पोर्शन, इसे डक्ट्यूल कहते हैं, और ये जहाँ डक्ट्यूल ओपन हो रहे हैं उसे डक्ट कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जहाँ काफ़ी सारे एल्वुलाई डक्ट्यूल पड़े हैं, इसे एक लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, सो आपको लोब्यूल और डक्ट्यूल का फ़र्क बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एल्वुलाई ओपन हो रही है डक्ट्यूल में, इस तरह की ज़्यादा सारी डक्ट्यूल, एक डक्ट बन गई, और दिस पार्ट इज़ अ लोब्यूल, ये एक लोब्यूल है।
ठीक है, ये एक लोब्यूल है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जहाँ पे वो डक्ट्यूल और एल्वुला मिल रहे हैं और एक डक्ट बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, वन लोब्यूल। सो दिस इज़ द अनाटमी के कैसे होता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको कैंसर का बताना चाहती हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि अगर तो डक्ट के अंदर यानी इस पोर्शन में कैंसर अराइज कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डक्टल कार्सिनोमा। वेराज अगर वो इसमें अराइज कर रहा है यानी कि ये एल्वुला इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये डक्ट इस तरह वाला रीजन इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो उसे हम लोब्यूलर क्या यानी कि यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ इस तरह के पार्ट्स इन्वॉल्व है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोब्यूलर कार्सिनोमा। वेराज अगर इसका कलर चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ ये ग्रीन वाले पोर्शन में कैंसर राइज हो रहा है, दैट इज नोन एज डक्टल कार्सिनोमा। रेड वाले पोर्शन में, दिस वन वाले पोर्शन में राइज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोब्यूलर कार्सिनोमा। इसके अलावा एक दो टर्म्स और हैं, दैट इज इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड इन सीटू। अब आप इसको अगर आप जूम करोगे ना, ठीक है, तो फिर आपको क्या दिखेगा, वेट, इसको हम जूम कर रहे हैं और हमने स्लाइड के नीचे देखा तो हमें एपिथेलियम दिखेगी। अब इसकी एपिथेलियम कैसी होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट के मेम्ब्रेन के ऊपर ना दो लेयर्स होती है, एक होती है मायो एपिथेलियम जो ब्रेस्ट के टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क आगे जाता है ना। सो निचली लेयर होती है मायो एपिथेलियम और ऊपर होते हैं कलमनर सेल्स, कलमनर एपिथेलियम। तो इस तरह ये सारी बना के ना, ये वॉल्स इस चीज़ की बनी होती है, यानी आपने जूम करके इसको माइक्रोस्कोप में देखा है। तो अगर तो कैंसर इस तरह का है, यानी कैंसर यहाँ ल्यूमेन में राइज करा था और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर चुका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकल चुका है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। क्या कहते हैं, इन्वेसिव कार्सिनोमा। लेकिन अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही है, लाइक अगर वो यहाँ पर है, ये देखें यहीं पर है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ है, उसको इन्वेड नहीं किया, बाहर नहीं निकला, ये अंदर अंदर ही ग्रो करी जा रहा है और ये डक्ट मोटी होती जा रही है। सो दिस इज नोन एज इन्वेसिव कैंसर। ये देखें, ये हमारे पास डक्ट है और इसके अंदर ही कैंसर बन रहा है, यानी ये यहाँ से अराइज करना शुरू किया ना, ऑब्वियसली एपिथेलियम से। तो ये इन्वेसिव नहीं है, ये है कार्सिनोमा इन सीटू। इसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वेजन अभी नहीं हुई, इसे कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। और ये अच्छा इसलिए ट्रीटमेंट के लिए इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं निकला तो ब्लड में नहीं गया, फैला नहीं है, लिम्फेटिक स्प्रेड इसका कुछ नहीं हुआ, तो ये इस लिहाज से यानी भी स्प्रेड नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू विद इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेर अगर फॉर एग्जाम्पल ये डक्ट थी, यहाँ एपिथेलियम से ट्यूमर राइज किया और वो निकल गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी बाहर निकल गया, इधर से भी इन्वेड करता ग्रो करता करता बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर निकल गया। अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो बाहर है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, सो दिस वुड बी इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो आपको 4 टर्म्स का मैंने बताया, डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, फिर डक्टल और लोब्यूलर दोनों के आगे टाइप्स हैं, डक्टल इन्वेसिव, डक्टल इन सीटू, लोब्यूलर इन्वेसिव, लोब्यूलर इन सीटू, ठीक है। अब जो मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो आपने याद रखना है, दे आर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमाज। ये पैथोलॉजी में भी आपने बात शायद पढ़ी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसके अलावा आगे एक और टर्म आती है कि मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स अराइज कहाँ से करते हैं, तो वो होता है एक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूरॉन ब्रेन का फंक्शन यूनिट है, किडनी का फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है, तो ब्रेस्ट का फंक्शन यूनिट होता है TDLU। TDLU का क्या मतलब होता है कि आपके पास TDLU नाम ही जाहिर है, टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, कि आपके पास टर्मिनल डक्ट्स हैं और लोब्यूल है, तो इस वाले पोर्शन को इसको मिला के आप TDLU भी कह सकते हैं, और दैट इज़ अ फंक्शन यूनिट। और यहाँ से सबसे ज़्यादा कैंसर राइज करते हैं, यानी आपसे कोई पूछे कि मोस्ट ऑफ द कैंसर ब्रेस्ट में कहाँ से राइज करते हैं, तो आपने कहना है TDLU से, दैट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। और अगर और इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ब्रेस्ट से कैंसर ज़्यादा राइज करते हैं। ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स भी होते हैं ना, ये देखें, ये 2 ब्रेस्ट हैं और इसके दोनों ब्रेस्ट के आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर्स अराइज होते हैं वो लेफ्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट से अराइज होते हैं, और उसके भी टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट से। तो ये सारी चीज़ें MCQs वगैरह में आ सकती हैं। सो फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेस्ट इज TDLU, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। और TDLU किसे कहते हैं, टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल डक्ट्यूल को और लोब्यूल को, इन दोनों को मिला के आप TDLU कहते हो। सही है। अब आगे बात चलती है। आगे मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, हम स्लाइड से रीड कर लेते हैं कि इन्वेसिव और इन सीटू कैंसर में क्या फ़र्क होता है। इन्वेसिव क्या है कि कैंसर ने जो कैंसर के सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करके बाहर निकल चुके हैं, जबकि इन सीटू ये है कि सेल्स तो कैंसरस, यानी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे उनकी NC रेशो सब कुछ कैंसरस है, लेकिन वो अभी ये डक्ट की बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इससे इन्वेड नहीं किया, यहीं ग्रो करी जा रही, तो दिस इज़ नोन एज कार्सिनोमा इन सीटू। और फिर डक्टल लोब्यूलर का भी आपको बता दें कि डक्ट में अराइज करेगा तो दैट इज डक्टल, लोब्यूल में करेगा तो लोब्यूलर। ये भी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स अराइज इन लेफ्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट। और हिस्टोलॉजिकली अगर आप ब्रेस्ट के एपिथेलियम देखो तो 2 लेयर्स होती हैं, दैट इज द आउटर मायोएपिथेलियम एंड इनर कलमनर लेयर। तो ये हमने बातें डिस्कस कर ली।
ठीक है। आगे मिल्क प्रोडक्शन का भी एक दफ़ा यहाँ से देख लें कि सबसे पहले हमारे एल्वुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, एल्वुलर सेल्स वो ओपन करते हैं डक्ट्यूल्स में, डक्ट्यूल्स मिलके बनाती हैं डक्ट्स। इस तरह के काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे पास मिलते हैं और वो डक्ट्स ओपन होती हैं लेक्टिफरस डक्ट्स में, देन लेक्टिफरस थाइनस, और मोस्टली प्रेग्नेंट में डिस्चार्ज हो जाएगा, नॉन प्रेग्नेंट में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो सारे डक्ट्यूल और टर्मिनल लोब्यूल है, इसको मिला के हम क्या कहते हैं, इसको मिला के हम TDLU कहते हैं, दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने ब्रेस्ट का थोड़ा सा, मैंने आपको डक्ट्यूल, लोब्यूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, इस तरह की बातें बताई। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं कि ब्रेस्ट का एक्सटेंट क्या है, कि वो देखने में कैसे। अब किसी की आपने मेस्टेक्टमी करनी है, तो ब्रेस्ट रिमूव करनी है, तो कहाँ से कहाँ तक हम उसकी रिमूव करेंगे, सही है। तो अब इसमें ना दो बातें, एक तो ये कि आपको जो दिख रहा है ब्रेस्ट का कॉम्पोनेंट विजुअली, वो तो है, ठीक है, ब्रेस्ट के सेल्स आपको दिख रहे हैं, उसका एक्सटेंट डिफरेंट है। लेकिन कुछ ब्रेस्ट का जो हिस्टोलॉजिकल मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, तो इसका जो हिस्टोलॉजिकल कॉम्पोनेंट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है ना, वो आपको सारा पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमने मेस्टेक्टमी करनी है ना, तो हमने उसका एक छोटा सा सेल भी नहीं रहने देना, जो कंप्लीट मेस्टेक्टमी होती है ना, तो उसके अंदर हमने कोई एक सेल भी नहीं छोड़ना होता, तो हम पूरी ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सटेंट का पता होना चाहिए। अब देखो, वर्टिकली जो ब्रेस्ट है ना, वो एक्सटेंड करती है सेकेंड रिब से लेकर 6th रिब तक, लेकिन हॉरिजॉन्टली कहाँ से, स्टर्नम से थोड़ा सा लैटरली शुरू होगी और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक। यानी आपको दिख रहा है कि वर्टिकली 2nd से 6th रिब है और हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टर्नम टू एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है। वेराज जो इसका हिस्टोलॉजिकल कंपोनेंट है वो इससे ज़्यादा एक्सटेंड करता है। और जब हम मेस्टेक्टमी करते हैं तो हम सिर्फ ये पार्ट नहीं रिमूव करते। हिस्टोलॉजिकल ये ऊपर क्लेविकल तक एक्सटेंड करिए, सही है, और नीचे 8th रिब तक भी। तो हम जब मेस्टेक्टमी करेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सबक्यूटेनियस फैट और वो सारा टिश्यू है ना, वो हम सारा रिमूव करेंगे, क्लेविकल से लेकर 8th रिब तक। और हॉरिजॉन्टली कहाँ पे है, स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक, यानी एंटीरियर पहले था ना, अब मिड एक्सिलरी लाइन तक। तो एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या है, फ्रॉम क्लेविकल टू द 8th रिब और 6th रिब वटेवर, और स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक। सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट वी रिमूव इन मेस्टेक्टमी। तो मेस्टेक्टमी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कितनी रिमूव करें। अब ये देखें कि एक्सटेंट क्या है, वर्टिकली फ्रॉम 2nd टू 6th रिब, ये आपको एक चीज़ विजुअली दिख रही है, और हॉरिजॉन्टली स्टर्नम टू एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन। लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट जब आप उनकी मेस्टेक्टमी करते हैं ना, तो वर्टिकली हम सिर्फ 2nd रिब से उसकी रिमूव नहीं करते, हम क्लेविकल तक जाते हैं और वहाँ पे भी जितना फैट और वो सब होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी रिमूव किया जाता है फ्रॉम क्लेविकल टू द 8th रिब। ठीक है, और उसके आगे ब्रेस्ट का एक और पार्ट होता है कि ब्रेस्ट का जो टिश्यू है ना, यही ब्रेस्ट का टिश्यू थोड़ा सा एक्सटेंड करके ना जा रहा होता है एक्जिला में, और इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। अब कुछ यंग एडोलेसेंट फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर ये टेल ऑफ स्पेंस काफ़ी थिक होती है और फील होती है ना, पेल्पेट होती है, तो कन्फ्यूजन होती है कि कहीं ये ब्रेस्ट का लंप तो नहीं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकली अगर इस तरह की कोई पेल्पेट चीज़ हो, उसे हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी यंग एज में लंप हो सकता है, बेनाइन हो सकता है, लेकिन कैंसर वगैरह इतनी यंग एज में नहीं होता। तो यहाँ से हमने ब्रेस्ट का एक्सटेंट डिस्कस कर लिया। अब अगली जो बात है कि ब्रेस्ट को सपोर्ट कैसे, कौन सी चीज़ें करिए ना, अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी आपको होंगी कि वो भी क्लियर हो जाएगी। ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। ये देखें, ब्रेस्ट कहाँ पर होती है, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई करी होते हैं ना, ये पेक्टोरल मसल है हमारा, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, उसके ऊपर क्या होता है, पेक्टोरल फेशिया, सही है। पेक्टोरल फेशिया के ऊपर ब्रेस्ट लाई कर रही है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, स्किन है। तो अब ब्रेस्ट पेक्टोरल फेशिया के ऊपर होती है, तो पेक्टोरल फेशिया की ये जो पेक्टोरल फेशिया है, इसकी कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं और वो जाके स्किन के साथ अटैच करती हैं और वो ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर ये ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ पेक्टोरल फेशिया, जो एक तरफ से पेक्टोरल फेशिया पे अटैच करती हैं और दूसरी तरफ से स्किन के साथ अटैच होती हैं। अब आप ये भी देखो, ये वाली डायग्राम से भी आपको समझ आएगा कि पीछे हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल है, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर के आगे ये जो है पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल फेशिया की एक्सटेंशन है जो आगे स्किन तक जा रही है और ब्रेस्ट टिश्यू को सपोर्ट करी है, दैट इज द कूपर्स लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। अब आपको बताने का ये मकसद क्या है कि ना, ये देखो, अब अगर इन लिगामेंट के अंदर कैंसर आ जाएगा, इन लिगामेंट को इन्वेड कर लेगा ट्यूमर सेल्स, तो ये क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, यानी यहाँ पर डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, यहाँ से स्किन थोड़ी सी अंदर हो जाएगी, ये लिगामेंट फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये स्किन को अंदर की तरफ खींचेगा और आपको पेरेंट्स कहेगी डिम्पलिंग ऑफ स्किन की। तो अब पेपर में अक्सर सवाल होता है, एक पेशेंट बैठी हुई है और उसकी स्किन के ऊपर डिम्पलिंग है और आपसे कोई टीचर पूछेगा कि डिम्पलिंग ऑफ स्किन का क्या मतलब है, तो आपने बिल्कुल नहीं कहना कि इसका मतलब है स्किन इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि स्किन की इन्वॉल्वमेंट डिम्पलिंग से नहीं दिखती, स्किन की इन्वॉल्वमेंट के अलग फीचर्स होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि स्किन पर अगर इस तरह की डिम्पलिंग है और नीचे एक लंप पड़ा है, तो ये बिल्कुल भी ये शो नहीं कर रहा कि ये लंप स्किन को इन्वॉल्व कर रही, इसका मतलब है कि ये लंप
सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर को इन्वॉल्व करें। ठीक है, ये देखें, तो डिम्पलिंग ओवर द स्किन ये इंडिकेट करती है कि द कैंसर हैज़ इन्वेडेड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। फिर अगला पॉइंट ये होता है कि रिट्रैक्शन ऑफ निपल, यानी कि अगर आपकी निपल की रिट्रैक्शन होगी तो इसका क्या मतलब है कि ये देखें, इन निपल की रिट्रैक्शन आपको पता है कि कार्सिनोमा का साइन है, निपल रिट्रैक्ट होता है, बट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो लेक्टिफरस डक्स होती है ना, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, क्योंकि वो निपल में ओपन होती है, तो जब लेक्टिफरस डक्स के अंदर कैंसर इन्वेड होता है ना, तो वो पीछे की तरफ खींचा जाएगा, तो उसकी वजह से रिट्रैक्शन ऑफ निपल होती है। तो ये आपने बातें याद रखनी, स्किन की इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा क्योंकि ये स्टेजिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो ना, उसे हम T4 ट्यूमर कहते हैं, तो यहाँ पे स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। सो अगर किसी पेशेंट को डिम्पलिंग ऑफ स्किन है, इसका मतलब है कि उसका कैंसर लिगामेंट ऑफ कूपर को इन्वेड करा है। अगर उसको रिट्रैक्शन ऑफ निपल है, इसका मतलब है कैंसर लेक्टिफरस डक्स को इन्वॉल्व करा है। तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट आपको कैसे पता चलेगी, तो उसके 3 फीचर्स होते हैं, वो आपने याद रखने हैं। ये पहले आप ये देखें, सो रिट्रैक्शन ऑफ निपल, इसका क्या मतलब है, लेक्टिफरस डक्स इन्वॉल्वमेंट। डिम्पलिंग ऑफ स्किन, इसका मतलब है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इवन मेरा भी शॉर्ट केस था, उसमें पेशेंट को डिम्पलिंग थी और सर मुझसे पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, और आई वाज सेइंग कि मे बी स्किन इन्वॉल्व हो रही है, बट उसकी स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर की। अब स्किन के इन्वॉल्वमेंट हमारे पास तीन चीज़ों से शो होती है। नंबर 1 प्यूडी ऑरेंज, इसको कुछ लोग प्यूडी ऑरेंज कहते हैं, बट इट इज़ प्यूडी ऑरेंज, या अल्सरेशन है, नोड्यूल्स, सिर्फ ये 3 चीज़ें, इसके अलावा कोई और बात स्किन की इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करती। ठीक है, कि कैंसर स्किन को अब इन्वेड कर चुका है, इतना आगे आ गया। प्यूडी ऑरेंज, नोड्यूल्स एंड अल्सरेशन, ये आपने याद रखना है। अब प्यूडी ऑरेंज आपको पता ही है, ये जो अपीयरेंस होती है ना, ये कब होती है कि स्किन के बिल्कुल नीचे लिम्फेटिक्स होते हैं, तो जब स्किन भी इन्वॉल्व होती है तो वो लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये ऑरेंज प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। तो इसका अगर ये आपको दिख जाए, इसका मतलब है ये T4 ट्यूमर है, इसके अंदर स्किन इन्वॉल्व हो चुकी है। ये देखें, ये अल्सर है। ठीक है, ये कैंसर की वजह से अगर कोई अल्सर बन गया, कोई नोड्यूल बन गया, तो ये सारी चीज़ें स्किन की इन्वॉल्वमेंट को शो करिए, ये ज़्यादा सवेयर चीज़ होती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर वही बात रिवाइज हो रही है कि इफ़ द कैंसर इन्वॉल्व्स अ सस्पेंसरी लिगामेंट, तो इट विल प्रोड्यूस अ डिम्पल इन द स्किन, वेयर एज इफ कैंसर इन्वॉल्व्स लेक्टिफरस डक्ट्स, सो इट विल कॉज द रिट्रैक्शन ऑफ निपल। और स्किन की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे होगी, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, इट विल कॉज अल्सरेशन, नोड्यूल्स एंड प्यूडी ऑरेंज, दैट्स इट। ठीक है, प्यूडी ऑरेंज है, आपने सिंपली कहना है इसको T4 कैंसर है, इसकी स्किन इन्वॉल्व होगी। आगे जो है, आगे ब्लड सप्लाई, तो ये बस आप 3 आर्टरीज देख लें, लैटरल थोरैसिक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भी एक दफ़ा, इंटरनल मेमोरी, एक्सिलरी आर्टरी एंड लैटरल थोरैसिक, दीज 3 आर्टरीज दे गिव द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट। एंड मतलब सर्जिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्स में आपसे इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो आपसे पूछा जाएगा, दैट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और क्योंकि जो अब आगे सर्जरीज पढ़ेंगे, मेस्टेक्टमी की टाइप्स पढ़ेंगे, वो सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज पे डिपेंड करती हैं। सही है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होगा कि जो कैंसर्स हैं, कार्सिनोमास, दे स्प्रेड बाय लिम्फेटिक रूट। ठीक है, जो सार्कोमास वगैरह होते हैं वो ब्लड से स्प्रेड करते हैं, जबकि जो कार्सिनोमास होते हैं दे स्प्रेड बाय लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ब्रेस्ट का भी कैंसर होता है तो वो लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करता है, तो हमें लिम्फेटिक डिसेक्शन करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ब्रेस्ट के सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं, डीप लिम्फेटिक्स होते हैं, उनकी ड्रेनेज कहाँ होती है, मेन बात ये। सो मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक्स 85 to 90% कहाँ ड्रेन करते हैं, एक्सिलरी नोड्स में। ठीक है, जबकि 15 to 10% इंटरनल मेमोरी में। तो ये आपने याद कर लिया। अब एक्सिलरी नोड्स की ना आगे से टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिम्फेटिक ड्रेनेज डायरेक्टली हमारे पास एक्सिलरी नोड्स में जाता है, इंटरनल मेमोरी में। कुछ 85 कहते हैं, कुछ 90 कहते हैं, आप इतना याद रख लें कि मेजोरिटी 85 to 90% एक्सिलरी नोड्स में जाता है और 10 to 15% इंटरनल मेमोरी में। अब ये इंटरनल मेमोरी कहाँ पे होती है, स्टेरनम के बिल्कुल साथ, ये काफ़ी डीप डाउन होते हैं, आपको पैल्पेट नहीं हो सकते, तो ये MRI पे पता चलते हैं कि ये बड़े हैं, लार्ज हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपके कौन से, एक्सिलरी नोड्स, आप एग्जामिनेशन पे भी आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों से फिर आगे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स में जाता है। सो डायरेक्टली इनटू एक्सिलरी एंड इंटरनल मेमोरी नोड्स and indirectly into supraclavicular and infraclavicular nodes. Okay, अब एक्सिलरी नोड्स की बात स्टार्ट करते हैं। एक्सिलरी नोड्स कहाँ पर होते हैं, दे आर इन द एक्सिला। ठीक है, एज ऑब्वियस, सो दे लाई बिलो द एक्सिलरी वेन, उनका लैंडमार्क हमारा एक्सिलरी वेन होता है। जब एक्सिलरी क्लियरेंस भी करते हैं तो हम एक्सिलरी वेन के अकॉर्डिंग करते हैं। 20 to 30 नोड्स होते हैं जो कि 5 ग्रुप्स के अंदर अरेंज हुए होते हैं, एक्सिलरी वेन के नीचे नीचे सारे होते हैं।
अब ना एक्सिल नोड्स की डिवीज़न दो तरीके से की जाती है। एक जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एनाटमी की बुक में भी हमने वही पढ़ी है कि जो सेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जो 5 ग्रुप्स हैं ना, तो क्लिनिकली जो एग्जामिनेशन के लिए आप करते हैं ना, तो वो ये 5 ग्रुप्स होते हैं। लेकिन जो सर्जिकल डिवीज़न है दैट इज़ डिफरेंट। सर्जिकल डिवीज़न के अंदर हम यहाँ मैं लिखी होगी यस। सो दिस इज़ द सर्जिकल डिवीजन ऑफ नोड। जब आप सर्जरी करते हैं तो आप लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं देखते, आप देखते हैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 नोड्स। और ये इस बेसिस में कि कौन सा रिमूव करना कितना आसान है। जो लेवल 1 है दैट जैसे गेम मुश्किल होती जा रही है, लेवल 1 ईजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। लेवल 2 निकालने में थोड़ा मुश्किल है, लेवल 3 निकालना उससे मुश्किल। सो ये वाली बात है, ठीक है। तो पहले ये एग्जामिनेशन वाले कर लेते हैं क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। हमारे पास 3 ये डायग्राम्स आप देख लें। हमारे पास सबसे पहले ब्रेस्ट से डायरेक्ट लिम्फ नोड आएगा इधर 3 ग्रुप्स में, लैटरल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। सबसे पहले तो ये देखें ये एक्सिलरी वेन है और ये सारे उससे नीचे लाई करें। लैटरल एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ये तीनों नोड्स ये मिलके ड्रेन करते हैं इसके अंदर, सेंट्रल के अंदर। ये सेंट्रल फिर फर्दर ड्रेन करता है एपिकल के अंदर। एपिकल आगे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में और वहाँ से लिम्फेटिक ट्रंक में, ठीक है। आगे मैंने एक और डायग्राम, तो इसमें आप दोबारा से देख सकते हैं कि हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल होते हैं। ये तीनों मिल के ड्रेन कर रहे होते हैं सेंट्रल के अंदर और सेंट्रल आगे ड्रेन करता है एपिकल के अंदर, ओके। और ये भी देख लें क्योंकि एक ही बात है ये, ताकि आपको याद रहे, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड 2 to 3 टाइम्स। लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप दे ड्रेन इनटू सेंट्रल ग्रुप, सेंट्रल ड्रेन इनटू एपिकल एंड देन फाइनली सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। सो ये बातें तो एग्जामिनेशन पे आपने परफॉर्म करनी है। सर्जिकली इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली डिवीजन आपको ज़रूर आनी चाहिए, दैट इज़ लेवल 1, 2, 3 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स। इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। जोन से लिम्फ नोड्स लैटरल टू पेक्टोरालिस माइनर हैं, बाहर वाली साइड पर, दीज आर लेवल 1 और ये ऑलमोस्ट हर मेस्टेक्टमी में रिमूव होते हैं और ये इजीली रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। जो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे हैं दे आर लेवल 2 एंड पोस्ट्रोमीडियल टू पेक्टोरालिस माइनर, यानी उसके नीचे और पीछे अंदर करके है ना, दीज आर लेवल 3। इसके आपको डायग्राम दिखा देते हैं, ये देखें आप, दिस इज़ द पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये एक्सिलरी वेन है फॉर द लैंडमार्क ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब पेक्टोरालिस माइनर से जितने भी लिम्फ नोड्स लैटरली हैं ना, दीज आर लेवल 1 लिम्फ नोड्स। पेक्टोरालिस माइनर को उठाएंगे तो इसके नीचे जो नोड्स पड़े होंगे दैट आर लेवल 2 लिम्फ नोड्स। और जब इसके लेकिन जो लिम्फ नोड्स इसके मीडियली हैं, पोस्टीरियरली हैं, काफ़ी अंदर करके पड़े होते हैं, दीज आर लेवल 3 लिम्फ नोड्स, सही है। अब ये आपको बात अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे भी एक और डायग्राम है कि पेक्टोरालिस माइनर है और पेक्टोरालिस माइनर से जो लैटरली होंगे दोज आर लेवल 1, पेक्टोरालिस माइनर के नीचे लेवल 2 एंड पेक्टोरालिस माइनर से पोस्ट और मीडियली दीज आर लेवल 3 लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा एक और यहाँ पॉइंट है, इंटरपेक्टोरल नोड्स जिन्हें हम रोटर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटरपेक्टोरल का मतलब है कि ये पेक्टोरालिस माइनर मेजर के दरमियान में लेवल 2 लिम्फ नोड्स का एक और नाम है रोटर्स लिम्फ नोड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक दफ़ा लिम्फेटिक ड्रेनेज की डिवीजन कर लेते हैं कि ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज 90 to 85% एक्सिलरी नोड्स में जाएगा और 10 to 15% मेमोरी नोड्स में जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सिलरी नोड्स हैं उनकी हमने एग्जामिनेशन के बेस पे डिवीजन की, सर्जरी के बेस पे की। एग्जामिनेशन में हमारे पास ऑप्शंस हैं लैटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये तीनों मिल के ड्रेन करेंगे सेंट्रल में एंड देन फाइनली एपिकल में। और सर्जिकल डिवीजन में लेवल 1 to 3 हैं। लैटरल टू पेक्ट माइनर आर लेवल 1, दे आर ईजी टू रिमूव। लेवल 2 बिलो द पेक्टोरालिस माइनर एंड लेवल 3 में क्या है, मीडियल टू पेक्टोरालिस माइनर एंड दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव और मोस्ट ऑफ द मेस्टेक्टमीज में ये रिमूव नहीं करते हम। और रोटर्स लिम्फ नोड एक ये इंटरपेक्टोरल नोड्स को कहते हैं जो कि पेक्टोरालिस माइनर और मेजर के दरमियान में होते हैं और ये ऑब्वियसली लेवल 2 के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेस्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल असेसमेंट की, बट आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। जस्ट अ सिंपल रिविजन कि ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और इसके अंदर डक्ट्स और लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर अराइज करता है वो TDLU में, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर अराइज करता है। और फिर इंपॉर्टेंट बातें मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगी कि एक्सटेंड ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम 2nd to 6th रिब है, जबकि जो हिस्टोलॉजिकली जो हम ब्रेस्ट पूरा टिश्यू रिमूव करते हैं दैट इज़ फ्रॉम क्लेविकल अप टू 8th रिब। और हॉरिजॉन्टली हमारे पास स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक हम जाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया ये आपने नहीं भूलना कि रिट्रैक्शन ऑफ निपल अगर हो रही है, लेट मी सी, यस, अगर रिट्रैक्शन ऑफ निपल हो रही है इट शोज द कैंसर इन्वेड्स द लेक्टिफेरस ड्रग। अगर डिम्पलिंग ऑफ स्किन है तो सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर है, लेकिन अगर प्यूडियो ऑरेंज और ये चीज़ें तो स्किन इन्वॉल्वमेंट को शो हो रहा है, ठीक है। ये प्यूडियो ऑरेंज, अल्सरेशन, ये चीज़ें स्किन को शो करती हैं, जबकि डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन ऑफ निपल दे डू नॉट शो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, ठीक है। उससे क्या पता लगता है लेक्टिफेरस डक्स की इन्वॉल्वमेंट है या फिर लिगामेंट ऑफ कूपर की।
फिर उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर हमने बात की सर्जिकल सिर्फ लिम्फ नोड्स का आपको बताऊंगी अब कि सर्जिकल नोड्स में हमने 3 लेवल्स किए पैक्ट माइनर के अकॉर्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा कितना इजी टू रिमूव है और डिफिकल्ट टू रिमूव है। ठीक है, लैटरल टू पेक्टोरालिस मैंने लेवल 1 है, बिलो द पेक्टोरालिस मैंने लेवल 2 एंड पोस्ट्रोमीडियल टू द पेक्ट मैंने लेवल 3 एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।